नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं और इससे पहले ही दो भाइयों का एक तरह से मिलन हो गया है और दो भाइयों का मिलन एक ऐतिहासिक ग्राउंड में हुआ और उस ऐतिहासिक ग्राउंड से जो बोला गया वो सबसे गजब है। तो हमने महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधर पत्रकार माने जाने वाले, चूंकि आजकल धुरंधर का जमाना है, डॉक्टर संजय प्रभाकर जी को अपने साथ जोड़ा है। डॉक्टर संजय भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। नमस्कार नमस्कार। अच्छा, वैसे दिल्ली एनसीआर के लोगों को बता दूं, हम लोग तो ठंड से त्रस्त हैं, लेकिन मुंबई में भी इस बार मुंबई के हिसाब से ठंड बढ़ गई है, क्योंकि संजय भाई बता रहे थे कि 18-19 डिग्री वहां पे टेम्परेचर हो गया है। तो ठंड ये मुंबई के हिसाब से ठंड हो गई है और उस ठंड में राजनीतिक गर्मी अपने आप में बहुत ज्यादा एक तरह से गर्म हो गई है। तो सबसे पहले तो संजय भाई यही सवाल कि दो भाइयों का मिलन हो गया शिवाजी पार्क में, ज्वाइंट उन्होंने एक तरह से रैली कर दी, लगभग 2 दशक यानी 20 साल बाद ये मिलन हुआ। हमला बोलना था देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर, हमला बोलना था बीजेपी पर, हमला बोलना था एनडीए गठबंधन पर, महाराष्ट्र में जिस गठबंधन की सरकार। अचानक बोलते बोलते राज ठाकरे साहब को अडानी की याद क्यों आ जाती है? अडानी पर गजब गजब एक के बाद एक वीडियो वीडियो वीडियो, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सभा बीएमसी की नहीं है बल्कि बीएमसी के इलेक्शन में उन्होंने अडानी की एंट्री कर दी है। ऐसा क्यों? ये देखिए, अभी तो आप देखेंगे कि एमएनएस की तरफ से, खासकर एमएनएस, ये राज ठाकरे की पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया में अलग अलग जो एक्स प्लेटफॉर्म हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक में हो, वहां पर दो तस्वीरें डाली जा रही हैं। एक में महाराष्ट्र का नक्शा है, उसमें एक साइड में अडानी लिखा हुआ है, उधर 2014 लिखा हुआ है। उसमें एक जगह दिखाया हुआ है कि अडानी का कहीं पर एक वहां पर दिख रहा है, उनका जो है सेंटर। अभी दूसरा ठीक उसके नीचे लगाया हुआ पेस्ट करके एक ही पोस्ट में, उसमें कम से कम 150-200 ऐसे सेंटर्स पॉइंट किए हैं, यहाँ 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 यहाँ, और उसमें अडानी ने इतनी तरक्की की 2024 मतलब 14 से लेके अभी तक। यानी कि लगातार हमला ये है एमएनएस के तरफ से कि अडानी जो है कब्जा करते जा रहा है, उनकी कंपनी जो है कब्जा करते जा रही पूरे महाराष्ट्र और मुंबई को। यह सीधा सीधा आरोप है, संकेत नहीं है। और साथ में देखिए ये कहा जा रहा है और इसमें चर्चाएं भी हो रही हैं कि भाई महाराष्ट्र को जो है मुंबई को एक तरफ गुजरात में भी शामिल करने की साजिश थी। आपको मालूम होगा कि मुंबई कब शामिल हुआ, ये जो यहाँ पर महाराष्ट्र में, क्योंकि इससे पहले तो ग्रेटर मुंबई हुआ करता था, अलग स्टेट हुआ करता था, मुंबई स्टेट। ये 60 के दशक में हुआ है। तो गुजरात जो है उसको शामिल करने के साजिश में था, गुजरात में मुंबई को। तो ये तो खैर बात अलग हो गई। तो अब देखिए ये सारी बातें सामने आ रही हैं और लगातार अटैक हो रहा है अडानी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, और शिवसेना तो खैर जो कि एकनाथ शिंदे हैं उनके तरफ हो ही रहा अटैक, लेकिन अडानी पर डायरेक्ट ये कहा जा रहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी जो भूमिपुत्र है, मराठी हैं, उनका हक छीना जा रहा है। और साथ में ये भी राज ठाकरे ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो राज्यों का नाम लिया उन्होंने, कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ के लोगों का हक छीन रहे हैं। और यहाँ जो है हम किसी के भाषा का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हम पर हिंदी न थोपा जाए, नहीं तो हम लात मारेंगे, ये शब्द कहा है। तो आप साफ समझ सकते हैं कि किस तरीके से राज ठाकरे की राजनीति पुरानी रही है। अब देखिए इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि राज ठाकरे के नाव में छेद हो चुका है, अब जहाज डूबने वाली है, ये सब लोग कह रहे हैं। और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, उनकी भी नैया डगमगाई हुई है। तो महाराष्ट्र में जो बाला साहब ठाकरे ने जो शिवसेना की जो स्थापना की थी, एक गौरव था। अब कुर्सी के खातिर जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी के खातिर विचारधारा के साथ समझौता किया, और बाला साहब ठाकरे जब तक जिंदा थे उन्होंने कहा था कि अगर कभी ऐसा मौका आया कि हमको कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़े तो आई विल क्लोज माई शॉप, शिवसेना बंद कर देंगे। ये शब्द उन्होंने कहा था, यही शब्द कहा था, लेकिन बाला साहब गए। लेकिन संजय भाई, 2-3 चीजें देखिए। कल जो राज ठाकरे ने किया, एक वीडियो उन्होंने 3 मिनट 52 सेकंड का अपने एक्स हैंडल पर डाला है और ये बताया है कि 2014 में अडानी ग्रुप कहां था और 2025 में अडानी ग्रुप कहां है। और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि पूरे देश का अडानीकरण जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब करते जा रहे हैं। दूसरा वीडियो उन्होंने 48 सेकंड का डाला
जिसमें उन्होंने बताया कि 2014 में महाराष्ट्र में अडानी ग्रुप कहां-कहां फैला हुआ था और 2025 में किस तरह से महाराष्ट्र पर अडानी साहब का कब्जा हो गया। तीसरा वीडियो जो उन्होंने डाला, वो भी मैं आपको बता दूं, तीसरा वीडियो जो है वो है आपका 42 सेकंड का। ये वीडियो डाल के वो बता रहे हैं कि मुंबई में 2014 में अडानी ग्रुप कहां था और अब 2025 में कहां है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक दौर हमने वो भी देखा कि किस तरह से कांग्रेस का सहारा लेते हुए, कांग्रेस की कमजोरी का फायदा उठाते हुए बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को एक बड़ी पार्टी बनाया। उसके बाद उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, किस तरह से आगे बढ़ते चले गए। बाला साहब ठाकरे ही थे जिन्होंने गुजरात के गोधरा दंगे के बाद ये कहा था, क्योंकि उस समय के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते थे। बाला साहब ठाकरे ही वो नेता थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मौका मिला, उन्होंने शिवसेना को तोड़ने में कोई गुरेज नहीं किया। अब ये जो बार-बार, चूंकि ये एजेंडा राहुल गांधी का, ये एजेंडा विपक्ष के किसी भी नेता का एजेंडा नहीं है। विपक्षी राजनीतिक दल अडानी के मसले को छूना तक नहीं चाहते। शरद पवार के यहाँ तो बाकायदा एक सेंटर का उद्घाटन बारामती में हुआ था, तो पूरा का पूरा परिवार जो है वो मौजूद था और गौतम अडानी साहब और उनकी पत्नी थी। ऐसे में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे का मंच पर होना, जिसमें आपके एनसीपी के नेता भी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल भी बैठे हुए थे, वहां पर अडानी का नाम लेकर हमला करना, यानी कहीं ना कहीं सीधे प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये नेता जानते हैं, राज ठाकरे इस बात को बखूबी जानते हैं कि अडानी पर टारगेट करने से देवेंद्र फडणवीस परेशान नहीं होंगे। अडानी पर टारगेट करने से इस देश में एक ही व्यक्ति परेशान हो सकते हैं और वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये अडानी के खिलाफ क्यों राज ठाकरे का मन एक तरह से डोलने लग गया है? देखिए, आपका ये हो सकता है कि आपका सवाल हो, लेकिन मेरा मानना है, क्योंकि मैं इतने साल से यहाँ रह रहा हूं, इसका एक ही लक्ष्य है कि मराठियों को भड़काओ। देखिए, रिलायंस को अब कुछ नहीं कर सकते कि रिलायंस क्या है, इतने सालों से वो भी जानता है। रिलायंस पहले कितना था, अब कितना फैल गया है, इस पे सवाल नहीं उठ रहे। अडानी को हमला किया जा रहा है और अडानी, देखिए, एक तस्वीर हो सकता है आपके पास होने, तो मैं आपको भेजूंगा थोड़ी देर में। राज ठाकरे और उनकी पत्नी और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, ये तीनों स्वागत कर रहे हैं। अडानी और अडानी जी की साथ में उनकी शायद पत्नी ही है, वो साथ में है और स्वागत कर रहे हैं। कौन? राज ठाकरे। ये उनका पर्सनल फोटो जो आया हुआ है एक हमारे पास, वो आपको भेजूंगा, आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया में भी अभी छा गया है। विरोध कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं। भाई ये क्या तस्वीर है? तो मेन है इसमें, देखिए, परेशान मोदी होने वाले नहीं है। पीएम मोदी हैं, परेशान होने वाले नहीं है वो अडानी के इनके नाम लेने से। देखिए, जो भी है राष्ट्रीय स्तर पर कहें, आप जानते हैं, हम आपके दर्शक सभी जानते ही हैं कि पूरे देश में अगर विपक्ष का सबसे बड़ा नेता, विपक्ष का कानूनी तौर पर संसद में भी है, लोकसभा में कौन है? राहुल गांधी। और राहुल गांधी के हैसियत, पार्टी की हैसियत, और एक तरीके से कहें कि उनकी लोकप्रियता जिस तरीके से भी है पार्टी के आधार पर, वहां पर राज ठाकरे ना सरसों बराबर भी नहीं है। अडानी को लेकर कितने हमले किए राहुल गांधी ने, मोदी परेशान हो गए। अब देखिए, ये मैं एक एनालिस्ट के तौर पर बोल रहा हूं, ये सिर्फ भड़काया जा रहा है मराठियों को कि भाई देखो ये कब्जा कर रहे हैं, अडानी कब्जा कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में, और लोगों। अब देखिए, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब सोशल मीडिया में आप जाएंगे तो जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं भारी संख्या में, आप सरनेम से पहचान जाएंगे, सिंह, तिवारी, चौबे, छब्बे, लोग नहीं है। ज्यादातर लोग जो मराठी लोग ही बोल रहे हैं कि इतने जगह फैल गए, 2014 के बाद 2025 तक जो किए उसी में दे रहे हैं। अब देखिए, आप ना अपने दर्शकों को ये भी दिखाइए कि क्या क्या मराठी लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं। इतने जगह छा गए, इसमें इनको नौकरी मिली, इनको नौकरी मिली, फल वाले खुले, इन्हें इतने लोगों का व्यवसाय बढ़ रहा है। ऐसे मराठी लोग ही जवाब दे रहे हैं। तो मराठियों को भड़काने के लिए एक तरीके से राज ठाकरे की जो छवि है वैसा कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे देखिए इनडायरेक्टली किसको अटैक कर रहे हैं वो? उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे तो अटैक करते हैं शिंदे को, एकनाथ शिंदे, जो असली शिवसेना, जो कि घोषित किया गया है, बताया गया चुनाव आयोग के तरफ से कि एकनाथ शिंदे को टारगेट करते हैं, उनको मिंदे बोलते हैं, वो अपमान करने के हिसाब से मिंदे, शिंदे भी नहीं बोलते। उनको जो है बोल रहे कि हमारा शिवसेना असली है, वो बोलते हैं हमारे शिवसेना असली है। राज ठाकरे मराठियों को जानते हैं कि ज्यादातर मराठी जो है असली शिवसेना की तरफ गए हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी
प्रखर हिंदुत्व की विचारधारा थी, जो कि कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ में जो है हम हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है, स्यूडो सेक्युलर है, हिंदुओं के खिलाफ कहते थे बाला साहब ठाकरे, और साथ में एनसीपी के साथ में भी हाथ नहीं मिलाएंगे कहा था उन्होंने बाला साहब ठाकरे ने। दोनों के साथ मिलाए और साथ में ही सरकार बनाई महाराष्ट्र में, कुर्सी पर बैठे, कुर्सी की खातिर। बाला साहब ठाकरे तो होने नहीं देते, भले कुछ भी हो जाता, जो भी फैसला होता, हो सकता था कि गठबंधन टूट जाता, खैर वो तो है नहीं, तो सोचने से फायदा नहीं है। तो ऐसे में मराठी जो है, कट्टर मराठी जो है, महाराष्ट्र में जो अगर गौरव कहा जाए, हिंदुत्व का गौरव आपको कभी फील करना हो पूरे देश में, कहीं मत जाइए, महाराष्ट्र आइए। हिंदुत्व क्या होता है, हिंदुत्व की रक्षा को लेकर शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो किया था सभी जानते हैं, छत्रपति संभाजी महाराज ने किया था सभी जानते हैं। तो उस हिंदुत्व की रक्षा को लेकर जो है, जो भावना है, जो डीएनए में है महाराष्ट्र के, मराठी भूमि पुत्रों के बात में अभी भी बाला साहब ठाकरे हृदय में है, मन में है। लेकिन जिस तरीके से हिंदुत्व विचारधारा को लेकर समझौता किया गया, और ये मजबूरी में दोनों भाई साथ में आए हैं, दोनों को नैया डूब रही है, सभी जानते हैं। उद्धव ठाकरे को मालूम है कि अब वो मिलना मुश्किल है, वो रुतबा जो पहले था शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद। एक आपने कहा कि मराठी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बीएमसी लुभाने नहीं, भड़काने, लुभाने नहीं, भड़काने। भड़काने। एक जो मुंबई का जो एक चरित्र हो गया है, क्योंकि वहां नॉर्थ इंडियन की आबादी काफी ज्यादा बड़ी है, बीएमसी इस देश के सबसे अमीर जो नगर पालिका है वो कहा जाता है। क्या फर्क पड़ेगा बीएमसी के चुनाव में? आपने कहा कि दोनों भाइयों की लुटिया डूब रही है, इसलिए वो वापस मराठी अस्मिता के मुद्दे पर जा रहे हैं, गौतम अडानी के मुद्दे पर जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीएमसी के चुनाव में समीकरण क्या है, मतलब कहाँ की आबादी कितनी है और कौन सी पार्टी को आपको लगता है कि ज्यादा बढ़त में है? जी देखिए, इस समय सभी जान रहे हैं, मैं किसी पार्टी के तरफ न झुका हूं, कुछ नहीं, लेकिन इस समय अगर कहा जाए, जो काम नजर आ रहा है सबको, मुझे भी नजर आ रहा है, मेरे घर के नीचे बगल में सड़क है, एक खिड़की के ठीक नीचे, मैं 5th फ्लोर में हूं, काम दिखता है कि सड़क किस तरीके से यहाँ पर लोकल बॉडीज ने किया है। हालांकि 3 साल से तो यहाँ पर सारा कंट्रोल कमिश्नर के हाथ में चला गया, बीएमसी का चुनाव होना था 22 में, नहीं हुआ था। खैर, अब देखिए पूरे 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव पूरे महाराष्ट्र में, और बीएमसी चूंकि आपने जिस तरीके से कहा है कि एशिया का सबसे धनी है, 70,000 करोड़ का बजट है, तो ऐसे में कब्जा करीब करीब 25 साल तक लगातार जो है अनडिवाइडेड शिवसेना का राज था, एक छत्र राज था बाला साहब ठाकरे के वाली शिवसेना का। हालांकि बाद में जब उद्धव ठाकरे उधर मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद तो खैर जब सरकार गिरी, उसके बाद जो सारा कंट्रोल बीएमसी का चुनाव होना था 22 में नहीं हुआ, तो कमिश्नर के हाथ में चला गया और वो चल रहा था। अब देखिए, अब इसमें यह है क्योंकि उद्धव ठाकरे जानते हैं कि क्या हुआ लोकसभा में, जिस तरह उससे जोड़ना बहुत जरूरी है। देखिएगा, हमारे जो दर्शक हैं आपके, वो तो खुद ही अवेयर हैं, इतना है, वो जानते होंगे, जागरूक है कि इसको जोड़ना पड़ेगा सबसे पहले लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, सबको मालूम है कि यह हुआ था कि पिछड़ी जाति के जो है आरक्षण खत्म कर दिए जाएंगे अगर 400 पार आया तो बीजेपी को, और साथ में यह कहा गया कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, खूब फैलाया गया। सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में हुआ, महाराष्ट्र में उसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लोग जो है भ्रमित कर दिए गए थे, बाद में सच्चाई सामने आई, क्या बदल दिया भाई, और क्या पिछड़ी जातियों का आरक्षण खत्म हो गया? कुछ नहीं, उल्टा फैसिलिटी सबको दिए जा रहे हैं। अब देखिए, उसके बाद जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए, महाराष्ट्र विधानसभा का जबरदस्त जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त लेकर आई, शिवसेना के साथ में गठबंधन हुआ, शिंदे जी के साथ में, तो एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन में जबरदस्त जो जीत हुई, बुलडोजर जीत सामने आई। इन्होंने कहा कि सब मैनेज किया हुआ है, ईवीएम। खैर उसको आप छोड़िए कि कर्नाटक में कैसे जीती कांग्रेस, वहां ईवीएम खराब नहीं था, हिमाचल में खराब नहीं था, तेलंगाना में खराब नहीं था, झारखंड में खराब नहीं था। खैर, अब देखिए सीधा सीधा मामला कहां आ रहा है, मुंबई महानगर पालिका चुनाव। आपने कहा, हालांकि और भी महानगर पालिका चुनाव में हो रहा, मीरा भाईंदर, अंबरनाथ, सब जगह हो रहे हैं, डोंबिवली, सब जगह, पुणे, नासिक, नागपुर। अब देखिए, जितने भी अगर हम कहें कि ग्लोबल एक तरीके से जितने बहुत सारे अलग अलग राज्यों से लोग हैं, मुंबई में है, पुणे में है, नासिक में भी बड़ी संख्या में है, मीरा भाईंदर में तो बहुत ही जबरदस्त है। ऐसा नहीं कि बिहार यूपी ही सिर्फ है, मध्य प्रदेश है, हिंदी भाषी राज्यों से है, और साउथ इंडियन लोग भी हैं। अब देखिए, साउथ इंडिया से अन्ना मलाई ने सीधा सीधा चैलेंज कर दिया, मैं आ रहा हूं मुंबई, क्योंकि उन्होंने चैलेंज कर दिया था राज ठाकरे ने साउथ इंडियंस को लेकर,
तो अन्नामलाई जो है तमिलनाडु में, देखिए बीजेपी के बड़े नेता है वहां के, तो उन्होंने भी सीधा बोल दिया आ रहा हूं, क्या करते हो देखते हैं। अब सुनिए, अब इसमें क्या है, आपने जिस तरीके से कहा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बहुत भारी संख्या में हैं, तो सिर्फ संख्या में नहीं है। आप देखिए ये क्या करते हैं। जब राज ठाकरे राजनीति अपनी पार्टी बनाकर कूदे 2005 या 6 में, तो बिहारी और उत्तर प्रदेश के जितने सब्जी बेचने वाले हैं, अलग अलग तरह का काम करते हैं, सब पर लाठी मारना है, उसको सताना शुरू किया था। उनके खिलाफ, उनके पार्टी के खिलाफ कई केसेस भी दर्ज हुए थे। तब क्या हुआ था, जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, बहुत तगड़ा चेन होता है, होलसेल लेकर नीचे खुदरा बेचने वाले तक सबने बंद कर दिया 2-3 दिन सब्जी बेचना। क्या हालत हुआ था, कितने लोग लाने गए थे, बोले भूमिपुत्र भूमिपुत्र, कोई नहीं गया। लोगों की सेवाएं बाधित हुई, सब परेशान हो गए। सब मालूम पड़ गया कि मेहनत करने वाले, मेहनत का लोग करने वाले उसी साइड के लोग आते हैं। हालांकि अलग अलग क्षेत्र में भी बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं। बिल्कुल, आपने अब कहा कि देखिए, उत्तर भारत के मेहनतकश लोगों के बिना आज के मुंबई की, ठाणे की, पुणे की, नासिक की इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन बिल्कुल महाराष्ट्र की सही। राजनीति को लेकर एक अजीब सा ऊहापोह की स्थिति बनी है। बीजेपी कहाँ कांग्रेस के साथ है, बीजेपी कहाँ ओवैसी के साथ है, कहीं चाचा भतीजा यानी शरद पवार अजीत पवार मिलकर लड़ रहे हैं, कहीं एकनाथ शिंदे को बीजेपी दबा रही है। ये महाराष्ट्र की राजनीति की गुत्थी जरा समझाइए। ये दर्शकों को समझ में नहीं आ रहा कि कौन कहाँ किसके साथ है। सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ मेयर बनवाने के लिए, सिर्फ कब्जा करने के लिए इस तरह का बेमेल गठबंधन होना। नहीं देखिए, कांग्रेस से गठबंधन की जो बात आपको सुनने में आई, खबर भी आई थी, खूब चमकी खबर कि अंबरनाथ में ऐसा हो गया, 12 जो है नेता जो है वो कांग्रेस से, उनके साथ गठबंधन हुआ था, लेकिन वो कांग्रेस से निकाल दिए गए। ये राजनीति होती है, आप समझदार हैं कि हम हमारे पास आएगा तो निकाल देंगे, नहीं तो इमेज खराब हो जाएगी कांग्रेस के। सब बीजेपी में शामिल हो गए। हाँ, तो बीजेपी में शामिल होते ही क्या हुआ, उनकी विचारधारा बदली। विचारधारा पार्टी के हिसाब से होती है। अब संजय निरुपम को ले लीजिए। संजय निरुपम क्या थे, बाला साहब ठाकरे के समय शिवसेना में थे, शिवसेना से कहा गए कांग्रेस। कांग्रेस में जाते सार उनका प्रखर हिंदुत्व गायब, सेक्युलर हो गए। तो पार्टी के हिसाब से चलना है। कांग्रेस से निकले, अभी वापस शिवसेना में आए, एकनाथ शिंदे जी के साथ में, उनके बड़े प्रवक्ता है, नेता है। तो उनकी विचारधारा उनकी नहीं होती है, पार्टी की विचारधारा होती है। तो अब देखिए, आपने जो बात किया है ये बहुत ही माइक्रो लेवल पे बात है। मैंने एक बहुत बड़े नेता से यहाँ बात किया, बोले ये क्या चल रहा है, जो सवाल आपके मन में है वही मैंने पूछा। बोला देखिए प्रभाकर जी, ऐसा है कि हमारे कार्यकर्ता जो है लोकल लेवल पे रहते हैं। तो लोकल लेवल पे हमको सब देखना होता है कि हमारे कार्यकर्ता को भी मौका मिलना चाहिए। तो हम कार्यकर्ता लेवल पे नगर सेवकों के हिसाब से ग्राम पंचायत और साथ में नगर परिषद में इन सभी को समीकरण देखते हुए करते हैं कि अगर हम, जहां लगता है कि शिवसेना, एकनाथ शिंदे और बीजेपी एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए लोकल बॉडी में, हम साथ मिलेंगे। लेकिन भाई उनके भी कार्यकर्ता अलग है, उनका कैडर अलग है, हमारे बीजेपी का कैडर अलग है, तो हमारे अलग लड़ेंगे। तो ये जो लेवल होता है लोकल लेवल पे, कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है बेसिकली। आप समझे बात को? तो कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा आला कमान अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुक्त हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई तो नहीं आला होगा कमान कि जिम्मेदारी से मुक्त, देखिए इसमें आला कमान जिम्मेदारी से मुक्त होने वाली बात ही नहीं है। अब देखिए एकनाथ शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे अब भयंकर मजबूत है अपने बेल्ट में, शिवसेना जो है। तो वैसे में अब मीरा भाईंदर में क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों राज्य में तो दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर चूंकि लोकल लेवल पे जो शिवसेना है, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, अब कांग्रेस को ले लीजिए। कांग्रेस और महायुति, ये महाविकास आघाड़ी चाहे तो एक साथ मिलकर लड़ सकते थे, क्यों नहीं लड़े? एनसीपी अलग है, कांग्रेस अलग है शरद पवार की, और देखिए उद्धव ठाकरे अलग है। ये खेला जो है ये दोनों गठबंधन में है। दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण अब आ जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को लंबे समय से आपने कवर किया है। ये बार बार पूछा जाता है कि चाचा भतीजे का मिलन होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो चाचा भतीजे को खींचकर इंडिया गठबंधन की तरफ ले जाएंगे या भतीजा चाचा को खींचकर एनडीए गठबंधन की तरफ ला पाएगा? कहां जाएंगे शरद पवार और कहां जाएंगे अजीत पवार? देखिए शरद पवार क्या है वो सब जानते हैं। शरद पवार जो है ना वो घुमाते हैं सबको, और चाचा भतीजा के बीच में जो अलगाव हुआ वो सब देख रहे हैं, जो पिक्चर में हुआ है ना। तो पिक्चर में हुआ, और उसके पीछे राजनीति के पीछे कौन है और उसका सूत्रधार दिल्ली में बैठा है क्या, ये सब जानने वाली बात है। और शरद पवार और साथ में अजित पवार पे जो भी केसेस थे, इसको लेकर भी कभी काफी सवाल उठे। लेकिन अजित पवार अगर सामने आए हैं, अब वो भी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी लाइन वो नहीं बोल रहे कि हम सबको मिलाकर चलेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी कभी नहीं बोलती है कि हम सिर्फ हिंदूवादी पार्टी हैं।
वो सबको साथ लेने की बात करती है। और एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी शुरू से बाला साहब ठाकरे के समय से ही बोलती रही है, और वो तो बाला साहब ठाकरे खुद भी बोलते थे और सभी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनाओं में भी मुस्लिम्स थे, भी बहुत सारी बड़ी संख्या में, शिवसेना में भी थे, उसके तो मंत्री भी थे। आपको याद होगा जब यहाँ पर शिवसेना के मुख्यमंत्री थे 90s में। तो ऐसे में ये जो आपका सवाल है कि ये बीजेपी और शिवसेना साथ वाले सब कैसे एक दूसरे से गठबंधन कर रहे हैं, तो लोकल बॉडीज के हिसाब से ये अपने अपने कार्यकर्ताओं को ये मौका देना चाहते हैं, ये इनका यही कहना है। मतलब चाचा और भतीजे दोनों जो है वो इसी तरह की राजनीतिक जो खेल है वो खेलते रहेंगे। लेकिन एक सवाल आखिरी, ये कहा जाता है कि महाराष्ट्र को इस देश की राजनीति में, शरद पवार तो हालांकि बन नहीं पाए, लेकिन आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र को की धरती से एक व्यक्ति, एक नेता आगे निकलकर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। देवेंद्र फडणवीस को इतने लंबे समय तक आपने कवर किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रणनीति नीतियों को आपने देखा। नितिन गडकरी आरएसएस द्वारा भेजे गए, लेकिन वो दुर्भाग्य से बन नहीं पाए, वो लंबी रेस के घोड़े साबित हो नहीं पाए, कई वजह ही, कभी लंबी चर्चा करेंगे। देवेंद्र फडणवीस आपको लगता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेहरा बन सकते हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर, या फिर देवेंद्र फडणवीस की जो राजनीति है वो मुख्यमंत्री बनने रहने तक ही सीमित रह जाएगी? जी देखिए, इस चूंकि बीजेपी, और देखिए आपको बीजेपी तो आप जानते ही हैं, बीजेपी सिर्फ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जैसे कांग्रेस हो गया ये सब। बीजेपी में जो है ना, एक होता है संगठन मंत्री, संगठन महामंत्री। तो संगठन महामंत्री क्या है, उसमें कौन लोग जुड़े हुए थे? आरएसएस में भी जो है वो पॉलिटिकल विंग के लिए वहां से भेजे जाते हैं, जो कि पूरा बायोडाटा देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं, तब जाकर अपॉइंटमेंट होता है, और वो सब ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। अभी आप जो बोल रहे हैं उसके आधार पर देखिए, क्या आपको लगता है कि 2029 में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो रिटायरमेंट ले लेंगे? बिल्कुल नहीं लगता। इसके संकेत आरएसएस ने दे चुके, आरएसएस दे चुका है। दूसरा, अगर इफ वाली बात है, इफ अगर, तो क्या आपको लगता है कि अमित शाह नहीं है कैंडिडेट? अब देखिए, देवेंद्र फडणवीस की को लेकर बात हो रही है। आपको याद होगा पृथ्वीराज चौहान ने क्या कहा था थोड़े दिन पहले कांग्रेस के, कि अब हलचल तेज हो गई है, नागपुर का होगा एक प्रधानमंत्री। ये सब शिगुफा छोड़ने वाली बात होती है। हाँ, इसमें दो राय नहीं है कि अगर करियर के तौर पे देखा जाए, और जिस तरीके से ये बहुत ही मजबूत लीडर हैं, ये बहुत ही कम उम्र में नागपुर के लोकल बॉडीज में भी बड़े नेता रह चुके हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, एलएलबी किए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज है उनको, लगातार देखिए बहुत ही पढ़े लिखे और शार्प लीडर हैं। और आरएसएस में तो खैर वो बाल शाखा वाले हैं, बाल शाखा से आगे बढ़ते बढ़ते शाखा, और उस तरीके से लीडर हैं आरएसएस को, खुले तौर पर सब जानते हैं। हाँ, वो एक मजबूत लीडर के तौर पर माने जा रहे हैं, लेकिन आरएसएस की तरफ से बीजेपी कब किसको खड़ा कर दे कैंडिडेट के तौर पे कौन जानता है। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि बीजेपी, शायद बीजेपी और आरएसएस को भी अभी नहीं पता होगा, और बहुत सारे जो कंटेंडर हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, देवेंद्र फडणवीस हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, अमित शाह हो, सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। 29 में नहीं तो 34 में, और 15 जनवरी को चुनाव है। 16 जनवरी को मुझे लगता है, शायद 16 जनवरी को नतीजे आ जाएंगे। जी आ जाएंगे। और देखिए इस समय जो लग रहा है एडवांटेज में, हालांकि देखिए एमएनएस और शिवसेना, ये उद्धव ठाकरे वाली दोनों भाई साथ आए हैं, लेकिन इसका बस एक ही मैसेज गया है मराठियों में भी, मजबूरी का गठबंधन है, मजबूरी का गठबंधन है, ये लोगों में भी गया है। मतलब लोगों को भी लग रहा है कि अगर, सुनिए एक मिनट, बड़ा जरूर पॉइंट है, मान लिया कि इनको हम वोट दे भी देते, लोग कह रहे हैं, लोग, मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, होती रहती है सबसे, अलग अलग पार्टियों के बारे में, वो कहते हैं कि भैया इनको दे के क्या कर लेंगे, राज्य में तो बीजेपी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, एकनाथ शिंदे की, हमारे एरिया में कुछ विकास ही नहीं होगा, कॉर्पोरेशन नहीं मिलेगा, डबल इंजन वाली बात यहाँ लोकल स्टेज में भी नजर आएगी। तो ऐसे में कुछ भावनात्मक जो है जुड़ाव के तौर पर जा सकते हैं वोट उधर, एकदम होता है ना भाई, मराठियों को कोशिश कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, अडानी के मामले पे इसके उसको, तुम्हारा हक छीन रहे हैं, तुम्हारा जमीन पे कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, मैं तो पूरा, मैं महाराष्ट्र को भी, अपने महाराष्ट्र को अपनी माँ मानता हूँ, यहीं पे रह रहा हूँ, मेरी कर्म भूमि है, वैसे हूं तो बिहार का, आप जानते हैं। तो यहां पर मैं 3 दशक से ज्यादा समय से रह रहा हूं, लेकिन यहां पर आप बात देखिए कि लोगों को भी लग रहा है कि भी तो ठीक है, चलिए अडानी नहीं तो दूसरा बड़ा व्यापारी लाइए ना आप, मराठी किसी को सामने जो विकास करे, आए बड़े बड़े टेंडर में अपना नाम डाले, आपको सुनाई क्यों नहीं देता?
बिल्कुल संजय भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जैसा कि अमित शाह ने कहा, बड़ा वायरल हो रहा है उनका, कि जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। और हम बिहार के लोग भी, शायद इस दुनिया का कोई ऐसा कोना होगा जहां हम लोग नहीं पहुंचे होंगे, और जहां भी हम पहुंचते हैं वहां की तरक्की, विकास, खुशहाली में अपना खून पसीना बहाते हैं। ये हम लोगों को गौरव भी है। हालांकि थोड़ा सा दुख होता है कि बिहार भी अगर विकास के रास्ते पर चलता तो शायद ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन 16 जनवरी को पता लगेगा दो भाइयों के मिलने का कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, चाचा भतीजे की राजनीति किस तरफ जाएगी, या फिर एकनाथ शिंदे की जो दावेदारी असली शिवसेना है उस पर जनता मुहर लगा देगी स्थानीय निकाय के चुनाव में, और देवेंद्र फडणवीस एक ताकतवर राजनेता के रूप में उभरेंगे, एक बड़े दावेदार के रूप में उभरेंगे। ये सब पता लगेगा 16 जनवरी को। लेकिन जहां जहां भी चुनाव है, एक बात जरूर कहूंगा आप तमाम दर्शकों से, जो भी महाराष्ट्र के हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, किसी को भी वोट दीजिए आप, लेकिन वोट देने जाइए जरूर, मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, वोट दीजिए, बढ़ चढ़ कर वोट दीजिए, अपनी पसंद से वोट दीजिए, बिना किसी के दबाव में आए वोट दीजिए। तो संजय भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद, धन्यवाद।